जी अस्सलाम वालेकुम। ACC F8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ 2 पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। इन पैराग्राफ की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, ओपिनियन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन अलग पैराग्राफ है, उसके अलग सर्कमस्टेंसेज हैं। ये जो आज हम 2 पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ना, इनका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ। ये अलग पैराग्राफ है, अलग चीज है। मॉडिफाइड ओपिनियन की सर्कमस्टेंसेज अलग है, वो डिफरेंट सिचुएशन में आएगा। वो कब आता है? जब मिसस्टेटमेंट हो। वो कब आता है? जब स्कोप लिमिटेशन हो। लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ कब आएंगे? इनकी अलग से सिचुएशंस हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन के अलावा 2 पैराग्राफ, नंबर 1 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये किन सिचुएशन में आता है। नंबर 2 अदर मैटर पैराग्राफ, ये किन सिचुएशन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अच्छा, पहले मैं इन दोनों का आपको थीम बता दूं, क्या है, कोई बैकग्राउंड बता दूं, फिर इसके बाद हम इसकी डिस्कशन की तरफ चलेंगे। देखिए, अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में हमें पता चलता है कि कोई मिसस्टेटमेंट है या कोई स्कोप लिमिटेशन है, तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ना तो मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन यूजर्स के लिए अहम है, शेयर होल्डर्स के लिए अहम है, उनको बताना जरूरी है। ना मिस स्टेटमेंट ना स्कोप लिमिटेशन, यानी याद रखिए, ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन अहम है, यूजर्स को बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने ऑडिटर को यह पावर दी है कि अगर वो जरूरी समझता है तो वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकता है जो ना मिस स्टेटमेंट है और ना ही स्कोप लिमिटेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन को या तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं या अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। अब ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, इनको अभी फिलहाल मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं इनको आप एक ही बॉक्स में रखें। हाँ, इनको आप कंपेयर करें मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। मॉडिफाइड ओपिनियन में अगर मैं आपसे पूछूं मॉडिफाइड ओपिनियन में और एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में क्या फर्क है, तो आप क्या बताएंगे? सर, मॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे मैटर्स, ऐसे केसेस में दिया जाता है जब कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो। और एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर किन केसेस में दिया जाएगा? जब कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो मैटर, वो चीज अहम है, यूजर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अहम है, यूजर को बताना। बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? क्या मॉडिफाइड ओपिनियन में? नहीं 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 नहीं, वो तो तब देते हैं जब मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो। तो ये किन केसेस में बताएंगे? देखिए, इनके लिए फिर या तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज करेंगे या अदर मैटर पैराग्राफ यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब यूज करेंगे और अदर मैटर पैराग्राफ कब यूज करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उन मैटर्स के लिए यूज किया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड होते हैं और यूजर्स के लिए अहम है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किन केसेस में इंक्लूड किया जाता है, किन सर्कमस्टेंसेस में? उन सर्कमस्टेंसेस में, उन सिचुएशन में जब कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज होगा और वो यूजर्स के लिए अहम होगा, हम उसको एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज यूजर्स, वैसे तो बहुत से नोट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन नोट नंबर 26 जरूर पढ़ लो। इसमें एक बड़ी काम की चीज बताई हुई है। यह है एम्फेसिस ऑफ मैटर। ऑलरेडी डिस्क्लोज मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको एम्फसाइज करना है। और अदर मैटर क्या है? अदर मैटर ऐसी सिचुएशन में इंक्लूड किया जाता है रिपोर्ट में, वो मैटर, उन मैटर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन यूजर्स के लिए वो बताना, यूजर्स को वो मैटर बताना जरूरी है, उनके लिए रेलिवेंट है। तो जब कोई मैटर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, भाई वो किधर रिपोर्ट किया जाएगा? जब कोई मैटर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, वो किधर इंक्लूड किया जाएगा? मॉडिफाइड ओपिनियन में। अच्छा, और अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यहाँ क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर। और अगर कोई मैटर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, यूजर को बताना जरूरी है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इंक्लूडेड है, डिस्क्लोज्ड है, एम्फेसिस ऑफ मैटर।
और अगर कोई मैटर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, यूजर को बताना जरूरी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज नहीं। क्यों डिस्क्लोज नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है डिस्क्लोज करना वो मैटर। तो ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन यूजर्स के लिए अहम है, ऑडिटर यूजर को बताना चाहता है, कैसे बताएगा वो? अदर मैटर पैराग्राफ के। तो एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ में डिफरेंस क्या आया? एमसीक्यू मैटर ऐसे मैटर्स के लिए है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होते हैं और अदर मैटर ऐसे मैटर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होते, डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड भी नहीं होते, अदर मैटर है। थोड़ा सा फर्क आपको कुछ हल्का हल्का समझ आना शुरू होगा लेकिन बात अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई होगी। बात को समझने के लिए मजीद एक एग्जाम्पल ऐड करते, दो एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं। फर्ज कीजिए, अब ये एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, हमारे क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट क्लाइंट के खिलाफ कोई एक्सेप्शनल केस चल रहा है, लीगल केस, उस पे चांसेस हैं कि मैनेजमेंट केस हार जाएगी और उन्हें $100,000 पे करना पड़ेगा। हार जाएगी, पे करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने इस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए एज पर एफएस, नहीं की प्रोविजन रिकॉर्ड, नहीं की। मैनेजमेंट ने कहा नहीं करेंगे, जब फैसला आएगा तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हालांकि अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक 37 के मुताबिक करना चाहिए, नहीं किया। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बताइए, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन, एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर? क्वालिफाइड, बेहतरीन, शाबाश। दूसरा केस, मैनेजमेंट के खिलाफ लीगल केस पेंडिंग है, चांसेस हैं कि मैनेजमेंट जीत जाएगी, यानी आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल नहीं है। आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, मैनेजमेंट को अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी, चांसेस यही है मैनेजमेंट केस विन कर जाएगी। क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए? लेकिन डिस्क्लोजर देना चाहिए। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया। क्या है? क्वालिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन, एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर? ना 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 ना, एमसीक्यू मैटर। डिस्क्लोजर नहीं दिया ना, करना चाहिए। तो जब डिस्क्लोजर नहीं दिया, जब डिस्क्लोजर ना देना भी क्या मिस स्टेटमेंट है? क्या डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है? डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट, तो ये मिस स्टेटमेंट है, इसमें भी मॉडिफाइड ओपिनियन। अब अगली बात सुने, मैनेजमेंट के खिलाफ एक मेजर केस चल रहा है और उस केस में चांसेस हैं कि मैनेजमेंट जीत जाएगी। प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि डिस्क्लोजर? ठीक है जी। और मैनेजमेंट ने इस डिस्क्लोजर को खुशकिस्मती से इंक्लूड कर भी दिया। मैनेजमेंट ने इस डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर भी दिया। कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड, अनमोडिफाइड। क्यों अनमोडिफाइड? डिस्क्लोजर आना था, इंक्लूड कर दिया। लेकिन ये एक लीगल केस है बहुत ही एक्सेप्शनल नेचर का, वेरी स्पेशल, सिग्निफिकेंट, हाई अमाउंट का। क्या शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए सर ये केस चल रहा है, पेंडिंग है? हालांकि मैनेजमेंट ने देखे फोकस क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ने बिल्कुल ठीक किया। ये चीज नोट कीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ने बिल्कुल ठीक किया। इसके बावजूद अगर ऑडिटर चाहता है कि वो शेयर होल्डर्स को बता दे इस लीगल केस के बारे में, क्या बता सकता है? इसका जवाब है यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं मैनेजमेंट को कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, कर दिया। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या ऑडिटर को कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है लेकिन यूजर के लिए बहुत अहम है बताना, आप उसको बता सकते हैं। कैसे? ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ, एडिशनल पैराग्राफ ऐड करेगा जिसे कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इस एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर रेफर करेगा, एम्फसाइज करेगा उस डिस्क्लोजर को जो ऑडिटर के ख्याल में मैनेजमेंट ने दिया तो ठीक है, लेकिन यूजर को उसकी तवज्जो दिलाना, उसको फोकस करवाना, यूजर को एम्फसाइज करवाना जरूरी है उस मैटर को। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एडिशनल पैराग्राफ यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करके उस डिस्क्लोजर को एम्फसाइज करवाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फिर एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ऐड करते हैं। किस सिचुएशन में? फिर से बताइए, जब कोई मैटर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है,
सही तरीके से डिस्क्लोज्ड है, कोई मिसस्टेटमेंट को एलिमिनेशन नहीं, लेकिन वो मैटर ऑडिटर के जजमेंट में, ऑडिटर के ख्याल में इतना सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए कि यूजर्स को वो कम्युनिकेट किया जाए, स्पेशल तरीके से एम्फसाइज किया जाए अपनी रिपोर्ट में एक एडिशनल पैराग्राफ ऐड करके। ऐसी सिचुएशन में एडिशनल पैराग्राफ जो ऐड किया जाता है वो कौन सा होता है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। अच्छा, अब एक और एग्जांपल सुने। दूसरी एग्जांपल, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस साल के फाइनेंशियल फिगर्स तो आ रही होती हैं, जैसे 25 की फाइनेंशियल फिगर्स तो आ रही होंगी, उसके साथ साथ कंपैरेटिव के तौर पे 24 की फिगर्स भी आ रही होती है। ऐसा ही है, हम एज ऑडिटर अगर 25 के ऑडिटर हैं, हमने किस साल की फिगर्स को ऑडिट करना है? 25 या 24 या दोनों? गैस करें। सिर्फ 25 को, यानी 25 में आने वाली हर फिगर को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वो उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी वेरीफाई होते हैं, ओपनिंग स्टॉक के जैसे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है 25 की, तो फिर हम वेरीफाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। 24 की फिगर्स को हमने वेरीफाई नहीं करना। ये रूल है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर नोट कीजिए, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है किसी और ऑडिटर ने, इस साल हम अपॉइंट हुए हैं। एग्जांपल पे गौर कीजिएगा, ये केस स्टडी में भी और प्रैक्टिस में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली एग्जांपल अदर मैटर की। अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किसी और ने किया है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं? ए शेयर होल्डर, सुनो 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 सुनो, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 24, 25 दोनों की फिगर्स रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ 25 को वेरीफाई कर रहे हैं, 24 की फाइनेंशियल्स को हमने वेरीफाई नहीं किया। या तो वो किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया अगर वो अनऑडिटेड है, या अगर किया है तो वो किसी और ऑडिटर ने किया है, हम उस पिछले ऑडिटर का हवाला दे देंगे। ये बात कि पिछले साल के फाइनेंशियल फिगर को हमने वेरीफाई नहीं किया, किसी और ऑडिटर ने वेरीफाई किया है। ऑडिटर अगर जरूरी समझता हो कि शेयर होल्डर को यह बात बतानी जरूरी है ताकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाए कि वो कंपैरेटिव को वेरीफाई करने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ उस साल की फिगर्स को वेरीफाई करने का रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है। क्या ऑडिटर अगर ये बात बताना चाहता है तो बता सकता है शेयर होल्डर को? बिल्कुल बता सकता है। कैसे बता सकता है? एक पैराग्राफ ऐड करके। इस पैराग्राफ का क्या नाम है? अदर मैटर पैराग्राफ। और याद रखें, ये चूंकि मैटर ऑडिटर से रिलेट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये डिस्क्लोज नहीं होगा, रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एमसीक्यू मैटर में वो मैटर डिस्क्लोज हो रहे होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड हैं। एमसीक्यू मैटर में वो मैटर आएंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और अदर मैटर में कौन से मैटर्स आएंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। तो फिर वो किससे रिलेटेड है? वो ऑडिटर से रिलेटेड है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर के हवाले से। ठीक है जी, चलिए यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू मैटर को ऑफिशियली। मेन कंसेप्ट मैंने याद रखिए, एमसीक्यू मैटर अदर मैटर दोनों का एक एक एग्जांपल के साथ बिल्ड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको मजीद डिस्कशन करनी है, कुछ एग्जांपल्स बतानी है। तो एमसीक्यू मैटर पहले हम क्या सीखेंगे इसमें? लेक्चर के इस हिस्से में हम सीखेंगे एमसीक्यू मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। हम सीखेंगे एग्जांपल्स कि प्रैक्टिकली किन किन केसेस में, किन किन सिचुएशन में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है रिपोर्ट में। हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन कि एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, और फिर प्रेजेंटेशन के साथ ही इसकी एक ड्राफ्टिंग एग्जांपल भी सीखेंगे। और लास्ट प्लेसमेंट कि ऑडिट रिपोर्ट में इसको प्लेस कहां पे किया जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने एमसीक्यू मैटर के हवाले से सीखने हैं। ठीक है, एसीसीआई का जो स्टडी हब है उसमें जो मटेरियल है उसकी निस्बत यहाँ पे आपको चीजें कुछ ज्यादा नजर आएंगी, लेकिन याद रखें मैं सिर्फ वो स्टडी मटेरियल नहीं
बल्कि जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, एग्जाम का लेवल है, उसको भी सामने रख के ये मटेरियल इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा ज्यादा है, उम्मीद है आप इसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले डेफिनेशन, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ क्या है तो सुने क्या है। कह रहा है एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है कब कब कब, इफ। अच्छा लफ्ज इससे भी, इफ में भी कंसेप्ट है क्या, इसका मतलब है कभी ऑडिट रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा, कभी नहीं आएगा। जब ये इफ के बाद वाली सिचुएशन ट्रू हो जाएगी फिर आएगा, और जब इफ के बाद वाली सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी फिर रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। यानी कि ऐसा पॉसिबल है आप किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हो उसमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ हो ही ना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये कब आता है, तब आता है जब इफ ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन, जब ऑडिटर जरूरी समझता है कि उसने यूजर की अटेंशन ड्रॉ करनी है। ए यूजर देखो 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 देखो, क्या देखो है, ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे अहम चीज कि एमसीक्यू मैटर में ऑडिटर यूजर की तवज्जो, तो यूजर की अटेंशन उस मैटर की तरफ ड्रॉ करता है। किस मैटर की तरफ? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, बोले क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, एंड इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंड, और यूजर की अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बहुत अहम है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, क्योंकि एमसीक्यू मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर्ड मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी शर्त यह है कि इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर्ड ना हो। यानी कहना क्या चाह रहा है कि ये मैटर ना मिसस्टेटमेंट हो ना स्कोप लिमिटेशन हो, क्योंकि अगर मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगा तो फिर उस सूरत में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, ना कि एमसीक्यू मैटर दिया जाएगा। और दूसरा, मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर अभी हमने नहीं पढ़ा, ये भी एक एडिशनल पैराग्राफ है कि प्रोवाइडेड वो मैटर की ऑडिट मैटर ना हो। ये भी सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि अगर वो मैटर की ऑडिट मैटर होगा तो फिर उसे की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, एमसीक्यू मैटर में थोड़ी किया जाएगा। तो अगर आप इस डेफिनेशन को सम अप करें तो मेन बात क्या बता रहा है, ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। मेन बात इसमें क्या बता रहा है? इसमें वो मेन बात ये बता रहा है एमसीक्यू मैटर ऐसे मैटर्स के बारे में दिया जाएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है, वो ऑडिटर के ख्याल में फंडामेंटल है फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए ऑडिटर उनको एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में रेफर करेगा। सबसे अहम लफ्ज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये फ्रेज आपकी एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन में ना आया, आपकी एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, वो गलत है। अगर ये डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज आपकी एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन में ना आया। डन जी। तो बताइए क्या कंसर्न बना, जरा मुझे तसल्ली हो जाएगी। बताइए एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ कब दिया जाता है? जब ऑडिटर जरूरी समझता है और हाँ वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ होता है, तो ऑडिटर एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देगा। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ का मतलब क्या है? ऑडिटर उस ऑलरेडी मैटर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की हुआ है ना, मजीद एम्फसाइज कर रहा है, मजीद फोकस करवा रहा है उस मैटर को। अब हम इसकी एग्जांपल समझते हैं कुछ कि प्रैक्टिकली नॉर्मली किन किन केसेस में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। सुने, पहला केस एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ये अभी मैंने आपको बताया, जब हमारी मैनेजमेंट के खिलाफ जो जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट क्लाइंट के खिलाफ कोई लिटिगेशन लीगल केस चल रहा हो, वो लीगल केस किसी भी पार्टी की तरफ से हो सकता है, वो किसी कंपेटिटर की तरफ से हो सकता है, वो इवन किसी कस्टमर की तरफ से हो सकता है, अमाउंट्स पे डिस्प्यूट हो सकता है सेल इनवॉइस पे, कंपेटिटर्स की तरफ से हो सकता है वो कहे कि जी वो हमारा फार्मूला आपने चोरी कर लिया, सप्लायर की तरफ से हो सकता है, इवन एम्प्लॉइज की तरफ से हो सकता है, बाज़ का अनफेयर डिसमिसल के ऊपर। तो किसी भी पार्टी की तरफ से अगर एक्सेप्शनल लिटिगेशन है और वो लिटिगेशन एडिक्वेटली सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुई, अगर डिस्क्लोज नहीं हुई या एडिक्वेटली एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज नहीं हुई, तो याद रखें वो फिर मिस स्टेटमेंट बन जाती है। उस सूरत में फिर एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ नहीं दिया जाता, उस सूरत में फिर क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ से आ जाता। दूसरा केस सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट समझते क्या है? IAS 10 कुछ अंदाजा है IAS 10 क्या होता है? IAS 10 हमें ये बताता है कि बाज़ औक़ात अगर ईयर एंड है 31 दिसंबर 25
तो सम टाइम ऐसा होगा कि 26 जनवरी फरवरी 26 में कुछ इवेंट होंगे और वो 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होंगे। ये जो 26 में यानी ईयर एंड के बाद इवेंट्स अकर होते हैं, इनको हम कहते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट्स। नॉर्मली सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं, लेकिन कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट ऐसे हैं जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ये सब्सीक्वेंट इवेंट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में, ठीक है, आज के ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन सिर्फ आप इतना ज़हन में रखिए कि अगर सब्सीक्वेंट इवेंट अकर हुए तो उन्हें हमने कहाँ इंक्लूड करना है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगी और हमने क्या करना है उनको मतलब इसकी एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, नेचुरल डिजास्टर आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड के बाद कोई भी, ये लिख रहे हैं इसको, नेचुरल डिजास्टर आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड के बाद कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ ना, जैसे फायर, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड, कोई भी नेचुरल डिजास्टर ईयर एंड के बाद होता है, वो हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट होगा, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना होता है। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट सिग्निफिकेंट हो, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना होता है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे इंक्लूड करेगी सब्सिक्वेंट इवेंट को, और ऑडिटर क्या करेगा, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की दो सिचुएशन होगी, पहली कौन सी, एक्सेप्शनल लिटिगेशन, दूसरी कौन सी, सब्सिक्वेंट इवेंट। नेक्स्ट, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, यहां ये न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड है, काउंटिंग पॉलिसी नहीं है। नई काउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करने पे एमसीक्यू मैटर नहीं आता, न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाए फिर एमसीक्यू मैटर आता है। अर्ली एप्लीकेशन, जब भी कोई नया काउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, आपने देखा होगा उसके साथ उसकी एक एप्लीकेशन इफेक्टिव डेट होती है कि ये 3 साल 4 साल के बाद इफेक्टिव होगा, यानी 3-4 साल के बाद इसको अप्लाई करना जरूरी होगा। लेकिन सम टाइम मैनेजमेंट उसको अर्ली अप्लाई कर देती है। जब मैनेजमेंट किसी भी काउंटिंग स्टैंडर्ड को अर्ली अप्लाई करे, यानी जो उसकी रिक्वायर्ड डेट है उससे पहले अप्लाई कर दे, तो इस इवेंट को हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में मेंशन करते हैं कि सर ये काउंटिंग स्टैंडर्ड था, ये इस डेट पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। मैनेजमेंट ये लिखती है अपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, सर ये काउंटिंग स्टैंडर्ड इस डेट पे रिक्वायर्ड था, हमने इसको अर्ली अप्लाई कर दिया। ये मैनेजमेंट लिख रही है, कहां लिख रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखिए, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस इश्यू को डिस्क्लोज करेगी, सर हमने देखे कितने एफिशिएंट है हम, देखें नया काउंटिंग स्टैंडर्ड 3 साल बाद अप्लाई होना था, हमने अभी कर दिया। अर्ली एप्लीकेशन, नया काउंटिंग स्टैंडर्ड उसकी अर्ली एप्लीकेशन। और हमने एज ऑडिटर क्या करना है, फिर इस चीज को एम्फसाइज करना है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। इस वजह से नहीं कि इससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कंफर्म हो रही है, बल्कि इस वजह से कि ये फर्स्ट टाइम नया स्टैंडर्ड अप्लाई किया है, इस वजह से, और अप्लाई भी अर्ली किया है। हाँ जी, तो यूजर को पता होना चाहिए कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस नए काउंटिंग स्टैंडर्ड की अर्ली एप्लीकेशन की वजह से सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। तो ये है हमारी तीसरी एग्जांपल, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड। फोर्थ एग्जांपल, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जब कभी याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखें फ्रेमवर्क की कितनी टाइप्स थी, याद है, हाँ बहुत सी टाइप्स थी। एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क था, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ये है, फिर एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे प्रिपेयर हो, किस पे, जनरल पे नहीं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे, तो हम एज ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम खास तौर पे यूजर को बताते हैं, यूजर्स ध्यान रहे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे नहीं है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे है, क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क थोड़ा यूनिक फ्रेमवर्क होता है। ये एग्जांपल है 4, मुश्किल एग्जांपल तो नहीं है, याद रहेंगी, ओके। अच्छा, अब हमें पता चल गया, हमें क्या पता चला अभी तक, हमें पता चल गया एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ क्या होता है, डेफिनेशन, हमें पता चल गया एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में दिया जाता है।
अब हमने क्या सीखना है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन सीखनी है। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था ना गालबन परसों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, और कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि क्वालिफाइड ओपिनियन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एडवर्स ओपिनियन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह हमने ये पढ़ लिया कि एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ को किन सिचुएशन में आएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको प्रेजेंट कैसे करना। असूल सुन लें, आपने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें इंक्लूड करनी है, फिर आपका एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ कंप्लीट समझा जाएगा। नंबर 1 रेफरेंस, चूंकि ये क्या एमसीक्यू मैटर ऐसे मैटर पे दिया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं है, या ऐसे मैटर पे दिया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, डिस्क्लोज है। तो फिर आपने क्या करना है, एमसीक्यू मैटर में उस नोट टू द अकाउंट का हवाला देना है, रेफर करना है जिसमें वो मैटर डिस्क्लोज्ड है। ठीक है जी। We draw your attention to note number X which fully describe this event, यानी फुल इवेंट तो उधर डिस्क्राइब होगा ना। यूं समझ लीजिए जैसे बाज़ औक़ात पुराने जमाने में अखबार में इश्तिहार होता था ना, वो मेन हेडिंग पहले समय पे आ गई है और फिर क्या लिखा था, बकिया सफा नंबर 1, वो रेफरेंस दिया जाता था बकिया स्टोरी का। तो यहां पे भी हम मेन स्टोरी बता देंगे एमसीक्यू मैटर में, लेकिन नोट का रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों, ताकि कंप्लीट स्टोरी अगर किसी ने पढ़नी है तो वो इस सफा नंबर पे पहुंच जाए, नोट पे रेफरेंस आएगा नोट तक, फिर मैटर बताया जाएगा। यानी वो मैटर क्या, वो हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं, क्या ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन का मैटर है, क्या सब्सिक्वेंट इवेंट जिसको रेफर किया जा रहा है, या सब्सिक्वेंट इवेंट है, या अर्ली वेरिफिकेशन वाला केस है, या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाला केस है, या कोई और, प्लस सम अदर, कुछ और एग्जांपल भी हैं। लेकिन अभी चूंकि हम ये अदर लिखा है मैंने, लेकिन अभी चूंकि हमने वो कंसेप्ट पढ़े नहीं हुए तो हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो याद रखें, हो सकता है फ्यूचर के कुछ कंसेप्ट्स में मजीद किसी केस में ये आ जाए, केस सिचुएशन में भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा। आपने उसमें परेशान नहीं होना, वो भी आ सकता है, क्योंकि कंप्लीट एग्जाम्पल इस स्टेज पे कवर नहीं हो सकते। कुछ केस इक्का दुक्का, ज्यादा केसेस नहीं आएंगे, इक्का दुक्का आएंगे लेकिन आएंगे। तो मैटर यानी वो मैटर इनमें से कोई होगा या इनके अलावा भी कोई हो सकता है, जो भी हमने नहीं पढ़ा। और फिर एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, क्या आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या एमसीक्यू मैटर ओपिनियन को मॉडिफाई करता है? क्या एमसीक्यू मैटर का ये मतलब है कि ओपिनियन मॉडिफाइड हो गया है? ओपिनियन की मॉडिफिकेशन अलग इशू है, वो अलग फैक्टर्स के बेस पर डिसाइड होगा। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ अलग इशू है, ये अलग फैक्टर्स के बेस पर डिसाइड होगा। डन जी। चलिए अब जरा इसी की ड्राफ्टिंग एग्जांपल देख लेते हैं। आपने नोट क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या इस ड्राफ्टिंग एग्जांपल यानी इसको लिखना कैसे है, इसमें ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि नहीं। छोटी सी एग्जांपल है, 1.5-2 लाइंस की। क्या कह रहा है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, इधर लिखा होगा एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। We draw your attention to note number X of financial statements। ये वाला जो लाइन, ये वाली स्टेटमेंट, We draw your attention to note number X of financial statement, इन तीनों में से कौन से वाला पॉइंट है? रेफरेंस। Which fully describe the uncertainty related to outcome of lawsuits filed against company, lawsuit filed against company by XYZ, which describe the uncertainty related to outcomes of lawsuit filed against company by XYZ। ये वाली लाइन कौन से वाला पॉइंट है? मैटर। उस मैटर को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसकी वजह से एम्फसाइज कर रहे हैं। तो ये जो है ना, which describes the uncertainty related to outcome, ये सेकंड। और फिर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, यानी क्या कह रहा है कि ये ना समझना एमसीक्यू मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमारा ओपिनियन एमसीक्यू मैटर की वजह से मॉडिफाइड नहीं हुआ, हमारा ओपिनियन एमसीक्यू मैटर की वजह से मॉडिफाइड नहीं हुआ।
लेकिन किसी और चीज की वजह से हो सकता है, एमसीयू मैटर की वजह से मॉडिफाई नहीं, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है उसकी वजह से हो सकता है। ये वाली आखिरी लाइन कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा पॉइंट है? थर्ड, ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। तो देखिए क्या ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल में प्रेजेंटेशन के रूल कवर होते हैं? ये रेफरेंस, मैटर, ओपिनियन। इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट में किधर? देखिए रिपोर्ट में सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा होता है? एमसीयू मैटर और सॉरी ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, सबसे अहम पैराग्राफ यही होते हैं ना। क्या ऐसा हो सकता है कि एमसीयू मैटर या अदर मैटर इन पैराग्राफ से पहले आ जाए? नहीं हो सकता। तो कब आएगा? बाद में। एमसीयू रिपोर्ट का रूल है, जो चीज ज्यादा अहम है, मोर रेलिवेंट, मोर इंपोर्टेंट है यूजर के लिए, वो पहले आती है, जो लेस इंपोर्टेंट है वो बाद में। तो सबसे पहले रिपोर्ट में हमेशा हमेशा क्या आया करेगा? ओपिनियन पैराग्राफ, इसके बाद फिर एमसीयू मैटर अदर मैटर आएगा। लेकिन याद रखें, अगर की अदर मैटर भी रिपोर्ट में आया, की अदर मैटर भी हमने पढ़ना है, वो भी एक इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, तो फिर आएंगे तो सारे ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद। लेकिन आपस में पहले कौन सा पैराग्राफ आएगा? पहले एमसीयू मैटर आएगा, पहले की अदर मैटर आएगा? ये डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस के ऊपर, कौन से वाला मैटर ज्यादा अहम है। अगर रिपोर्ट के अंदर, फिर से सुनिए, अगर रिपोर्ट के अंदर की अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड कर रहे हैं और एमसीयू मैटर या अदर मैटर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो पहले एमसीयू मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ आएगा कि अदर मैटर पैराग्राफ आएगा? ये डिपेंड करता है आर्टिकल की जजमेंट पे, दोनों में से कौन से वाला ज्यादा अहम है, ज्यादा रेलिवेंट। जो ज्यादा रेलिवेंट, अगर की अदर मैटर ज्यादा अहम है वो पहले आ जाएगा, एमसीयू मैटर ज्यादा अहम है वो पहले आ जाएगा। तो प्लेसमेंट को समझ आई? एक चीज कंफर्म है, एक चीज जजमेंट में डिपेंड करती है। क्या चीज कंफर्म है? कि एमसीयू मैटर अदर मैटर दोनों ओपिनियन, बेसिस ओपिनियन के बाद आएंगे। और क्या चीज जजमेंट में डिपेंड करती है? कि अगर की अदर मैटर पैराग्राफ भी उसी रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो पहले की अदर मैटर पैराग्राफ आएगा या एमसीयू मैटर अदर मैटर? ये आर्टिकल की जजमेंट पे डिपेंड करता है, दोनों में से ज्यादा अहम कौन सा है। जो ज्यादा अहम है वो पहले आ जाएगा, दूसरा बाद में। तो कभी की अदर मैटर पहले आ रहा होगा, एमसीयू मैटर बाद में, या अदर मैटर बाद में, और कभी एमसीयू मैटर या अदर मैटर पहले आ रहा होगा, की अदर मैटर बाद में। ये है जी हमारा एमसीयू मैटर पैराग्राफ की प्लेसमेंट भी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर का आधा हिस्सा खत्म होता है, जिसमें हमने क्या सीखा, क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं भी होती, लेकिन किसी मैटर को हमें यूजर, शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी होता है। वो कैसे बताते हैं? या एमसीयू मैटर के जरिए से या अदर मैटर के जरिए से। एमसीयू मैटर वो मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होते हैं, अदर मैटर वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होते। एमसीयू मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में दिया जाएगा, फिर पहले हमने ये स्टडी किया। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर खास तौर पे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे ये एग्जांपल्स पढ़ी। इनमें एमसीयू मैटर पैराग्राफ दिया जाएगा और कुछ और एग्जांपल भी आगे फ्यूचर में आएंगी इक्का दुक्का। फिर हमने स्टडी किया प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, एग्जांपल खास तौर पे पढ़ी। इस एग्जांपल को आपने ज़हन में रखना, हो सके तो याद कर लीजिएगा, हो सके ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है ये, आसानी से याद हो जाए। और फिर हमने प्लेसमेंट की बात की कि एमसीयू मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ प्लेस कहाँ किया जाए। ये एमसीयू मैटर पैराग्राफ की डिस्कशन क्लोज हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर हम अदर मैटर पैराग्राफ की तरफ चलेंगे जी। अब चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ, जो कि है अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, ये भी उसी स्टाइल पे एमसीयू मैटर पैराग्राफ के पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, फिर इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद हम ड्राफ्टिंग एग्जांपल एक स्टडी करेंगे। तो इसमें डेफिनेशन पहले, अदर मैटर पैराग्राफ क्या कह रहा है? अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी। यानी ये वाले स्टार्टिंग अल्फाज तो वही है जो कि एमसीयू मैटर पैराग्राफ के थे। अदर मैटर पैराग्राफ, फर्क कहां पे है? फर्क आ गया। इफ ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी टू कम्युनिकेट ए मैटर, उधर था टू ड्रॉ यूजर अटेंशन, यह है टू कम्युनिकेट ए मैटर which is not required to disclose in financial statement। वहां पे क्या था?
विच इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सबसे अहम पॉइंट है। अदर मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड किया जाएगा? व्हेन आर्टिकल कंसीडर नेसेसरी टू कम्युनिकेट ए मैटर नॉट रिक्वायर्ड। ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। क्यों डिस्क्लोज नहीं है? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये तो ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इज रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट। लेकिन वो रेलिवेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। provided communication is not prohibited by law, यानी लॉ कम्युनिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं जिनको कम्युनिकेट करना मना है, तो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स अदर मैटर में इंक्लूड नहीं किए जा सकते। या मैटर इज नॉट ए की ऑर्डर्ड मैटर। देखिए उसी स्टाइल में उसने, जैसे यहाँ वहां पे उसने एक्सेप्शन बताई थी, यहाँ पे भी एक्सेप्शन बताया कि इन सिचुएशन में नहीं होना है। क्योंकि देखिए अगर कोई की ऑर्डर्ड मैटर होगा तो फिर वो मैटर की ऑर्डर्ड मैटर में जाएगा ना, अदर मैटर में थोड़ा ही आएगा। यही कह रहा है प्रोवाइडेड कोई मैटर की ऑर्डर्ड मैटर ना। तो इसमें समरी क्या निकले? अदर मैटर पैराग्राफ उन सर्कमस्टेंसेस में दिया जाएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज नहीं है। क्यों डिस्क्लोज नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए डिस्क्लोज नहीं है। क्योंकि याद रखें यहां पे एक फर्क है। क्या? अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंक्लूड ना हो तो वो मिस स्टेटमेंट समझी जाती है, पता है ना? ये वो डिस्क्लोजर है जो रिक्वायर्ड नहीं, मतलब ये वो मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है नहीं, ऑडिटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हम, लेकिन यूजर के लिए जानना जरूरी है। अगर हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या हो सकता है, कोई ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑडिट से रिलेटेड है और यूजर के लिए जानना जरूरी हो, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी। तो उसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं फिर रिपोर्ट में? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके। एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल सुने। नंबर 1, अभी एग्जाम्पल, ये तो आपको अभी एग्जाम्पल दी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रायर पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं हुई या ऑडिट हुई हैं लेकिन किसी और, हमने नहीं ऑडिट की, किसी और ऑडिटर किया, तो हमें अपनी जिम्मेदारी, ऑडिट का स्कोप, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर को क्लियरली बताना चाहिए। है यूजर, सुन लो, पिछले साल की जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की थी। वो अगर उनमें कोई गड़बड़ निकली, अच्छा आप इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? पिछले साल में आया यूजर, पिछले साल में कोई गड़बड़ निकली, हमें ना पकड़ना, पिछले साल के फिगर्स को किसी और ने ऑडिट किया उसको जाके पकड़ना। अदर मैटर पैराग्राफ में हम बता रहे हैं यही। तो पहली एग्जांपल क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ किस सिचुएशन में दिया जाता है? जब प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड ना हो या ऑडिट हो लेकिन उन्हें किसी और ने ऑडिट किया है। इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं इनिशियल ऑडिट। जब हमारा इनिशियल ऑडिट हो ना, उस सूरत में हम अदर मैटर पैराग्राफ में बताते हैं इनिशियल ऑडिट किसको कहते हैं? जब हम इस साल अपॉइंट हुए हैं, पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, हम इस साल अपॉइंट हुए। दूसरा, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिटर एक से ज्यादा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट देता है। भाई ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर एक ही साल में 2 दफा ऑडिट करे? बिल्कुल पॉसिबल है। गैस कीजिए कब पॉसिबल होगा? जब मैनेजमेंट एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाए आम आवाम के लिए, और एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनाए किसी खास पर्सन के लिए। जैसे बैंक ने कहा ए मैनेजमेंट, अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो हमारे लिए अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कैश बेसिस काउंटिंग के मुताबिक बनानी है, क्योंकि हम बैंकर हैं, हम इन्वेस्टर नहीं, शेयर होल्डर नहीं है, हम बैंकर हैं। शेयर होल्डर को प्रॉफिट से गर्ज होती है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनाओ। हमें कैश से गर्ज होती है, हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस के मुताबिक बनाओ। तो कैश बेसिस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है।
ठीक है। अब ये बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होगी, ऑडिटर इसमें दोनों का ऑडिट कर रहा होगा। तो जब ऑडिटर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे भी ऑडिट कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और स्पेशल पर्पस जो अदर सेट है, जो कि नॉर्मली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है, उसको भी ऑडिट कर रहा हो, तो फिर ऑडिटर जो स्पेशल पर्पस वाला फ्रेमवर्क होता है उसमें, यानी जो बाद में ऑडिट कर रहा है, उसमें एक अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करता है बताने के लिए। यानी यूं समझिए कि ऑडिटर फिर दो ऑडिट कर रहा हो, यानी 2 दफा मैनेजमेंट ने एक ही साल में 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, और एक ही ऑडिटर ने पहले जनरल पर्पस का ऑडिट किया, फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस का ऑडिट किया, तो वो स्पेशल पर्पस में एक एडिशनल पैराग्राफ लिख के बताएगा, भैया मैंने एक नहीं 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, इस वाली सेट के साथ साथ मैंने एक अदर सेट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको वेरीफाई किया है। और ये कहाँ लिखा जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में। वही बात समझ आ रही है? व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन मोर देन 1 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पे एक बड़ा बारीक नुक्ता है, वो क्या? जब ऑडिटर जनरल पर्पस, मैनेजमेंट ने जनरल पर्पस, क्या ऐसा पॉसिबल है मैनेजमेंट एक ही साल, एक ही कंपनी एक ही साल में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए? पॉसिबल है। कब पॉसिबल? एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा आम यूजर्स के लिए, और एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी खास यूजर की नीड को सामने रखते हुए, जैसे बैंक, उसको बनाया जाता है। तो उसमें पहले ऑडिटर ने जो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पर रिपोर्ट दे दी, फिर जब स्पेशल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, इन पर रिपोर्ट देगा, तो इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड करेगा, कौन सा? अदर मैटर पैराग्राफ। उसमें लिखेगा कि भैया मैंने इस फ्रेमवर्क के साथ साथ एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको भी वेरीफाई किया। जनरल वाली में ये पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो पहले नंबर पे आ जाती है ना, उस वक्त तो शायद उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने कोई दूसरा सेट भी ऐड करना। यहां पे एक जो बारीक नुक्ता है ना, वो ये है कि जो स्पेशल पर्पस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस केस में, उसको जब ऑडिट करेगा, उस ऑडिट रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी आएगा, अदर मैटर भी आएगा, दोनों आएंगे। गैस करें क्यों? अंदाजा लगाया कि सोचे सोचे सोचे। एमसीक्यू मैटर भी आएगा, अदर मैटर। एमसीक्यू मैटर किस रीजन की वजह से आएगा? क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने। जो दूसरा सेट बना है ये किस फ्रेमवर्क के मुताबिक बना है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के। और अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? क्योंकि ऑडिटर 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है एक ही साल में। समझ? दोनों रीजन डिफरेंट है। एक एमसीक्यू मैटर, तो क्या एक, इससे एक और कंसेप्ट हमें पता चला, क्या एक ही ऑडिट क्लाइंट पे एक ही साल में उसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एमसीक्यू मैटर भी और अदर मैटर भी दोनों साइमल्टेनियसली आ सकते हैं? इसका जवाब है यस, आ सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मोर देन 1 सेट। ठीक है। तीसरा केस, व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसे वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब मैनेजमेंट ने कोई नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना हो ना, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना हो, तो उस सूरत में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को की डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान में एक लिस्टेड कंपनी थी, उसके मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे। उसका ईयर एंड था 30 जून, लेकिन गवर्नमेंट को मिड ऑफ द ईयर कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। गवर्नमेंट उस कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहती थी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने कहा सर हम शेयर बाय करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है कि हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दीजिए, हम उसको सामने रख के डिसाइड करेंगे कि ट्रू फिगर्स क्या है इनकम, एक्सपेंस और एसेट्स लायबिलिटीज की, उस लिहाज से प्राइस डिसाइड होगी, शेयर प्राइस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ठीक है। अच्छा बताइए, क्या दोनों पार्टीज ने ईयर एंड का इंतजार किया होगा कि जब साल पूरा हो जाए, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड इन्वेस्टर के सामने रखी जाए और प्राइस डिसाइड हो? नहीं नहीं, गवर्नमेंट को तो पैसों की जरूरत थी जल्दी। गवर्नमेंट ने 7 महीनों के बाद, यानी ईयर एंड जब स्टार्ट हुआ ना, मुमकिन तौर पे 12 महीनों के बाद ऑडिट होता है, 7 महीनों के बाद स्पेशल ऑडिट करवा दिया।
अब ये ऐसा ऑडिट था जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, किसी खास जरूरत के मुताबिक करवाया जा रहा है। जब इस तरह का ऑडिट होता है ना, स्पेशल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, स्पेशल ऑडिट। मुझे बताइए क्या इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट की करवाया किस वजह से जा रहा है? एक ही रीजन की वजह से, भैया इसको बेचना है। किसके लिए करवाया जा रहा है? इन्वेस्टर के लिए। क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इसकी ऑडिट रिपोर्ट को हमें पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट करवा देना चाहिए, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए? क्या नहीं, बल्कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर जब रिपोर्ट देता है तो अपनी रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर देता है, क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ उस इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए है जिसने इस कंपनी को खरीदना है, और किसी पर्सन के लिए ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई गई और कोई इसको यूज भी ना करे। क्या आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है? रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है पाबंदी लगाना कि ये रिपोर्ट इंटेंडेड यूजर्स के अलावा और किसी को नहीं दी जाएगी। ये फेयर है? ये बिल्कुल फेयर है, क्योंकि ये ऑडिट ही उस पर्सन के लिए करवाया जाता है। थोड़ी सी आपको ये डिफिकल्ट एग्जांपल लगेगी, हाँ, ऊपर वाले से थोड़ी मिल, लेकिन फर्क क्या है भला? ऊपर वाले में एक ही साल में दोनों सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है, ये लाजमी है। इसमें लाजमी नहीं, इसमें समटाइम दोनों, समटाइम इसमें हो सकता है सिर्फ एक ही ऑडिट हो, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी तो है जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऐसी सिचुएशन में अगर फर्स्ट करिए आप ऑडिट करवाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, अपनी मर्जी से, तो वो किसी खास नीड के मुताबिक करवाया होगा। जैसे कोई पार्टनरशिप अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए चले जाए, पार्टनरशिप के लिए ऑडिट करवाना मामूली तौर पे रिक्वायर्ड बाय लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होते। उस सिचुएशन में बैंक अगर कहे कि मुझे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के दो, फिर लोन अप्रूव करेगा, और मामूली तौर पे बैंक मांगते हैं। तो क्या आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने और उसके ऊपर ऑडिट हो, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट सारी दुनिया के लिए बन रहा है या सिर्फ उस बैंक के लिए बन रहा है? अब उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही दफा बनेगी, दो दफा नहीं बनेगी। इसमें तो दो दफा बन रही है ना, इस केस में एक ही दफा बनेगी, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसको मिले? बैंक को। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स हैं जिनमें अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिर से कौन कौन सी सबसे अहम एग्जांपल कौन सी है? अगर आपको सिर्फ ये एग्जांपल पे याद रह गई ना, काम हो गया। क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर अनऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर। और दूसरी एग्जांपल क्या है? मोर देन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट करते। तीसरी एग्जांपल क्या है? जब नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना हो ताकि हमारी रिपोर्ट और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसी पर्सन के पास ना पहुंचे। अब क्या करना है? ड्राफ्टिंग एग्जांपल। जरा ड्राफ्टिंग एग्जांपल पढ़ के आपने बताने वो तीनों एग्जांपल में से किस एग्जांपल पे बेस कर रही है ये ड्राफ्टिंग एग्जांपल। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वाले जो असूल थे ना एमसीक्यू मैटर के, ये वाले असूल ये अदर मैटर पे अप्लाई नहीं होते। प्रेजेंट कैसे करना है एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ को, उसके ये रूल्स अदर मैटर पे अप्लाई नहीं होते। अदर मैटर की एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी, जो कि हमारा ऑडिट क्लाइंट है, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 30, 2023, जो कि पिछला साल है, लास्ट ईयर है। दिसंबर 30 की बजाय 31, ईयर एंड 31, were audited by another auditor who expressed unmodified opinion on these statement on March 31st, 2024। यानी देखिए इसमें इस अदर मैटर पैराग्राफ में क्या क्या बता रहा है। नंबर 1, ऑडिटर ये बता रहा है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने नहीं, किसी और ने ऑडिट की थी। पहली चीज, अहम चीज ये बता रहा है। दूसरी चीज क्या बता रहा है? उस ऑडिटर ने टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दिया था? अनमोडिफाइड। पिछले साल की बात कर, इस साल की बात नहीं कर रहा, इस साल का ओपिनियन तो हमने खुद देना। और तीसरी बात क्या बता रहा है? कि वो ओपिनियन कि अनमोडिफाइड था, टाइप ऑफ ओपिनियन, और डेट ऑफ ओपिनियन, किस डेट पे ओपिनियन दिया।
अदर मैटर पैराग्राफ में इस केस में ऑडिटर कितनी चीजें बता रहा है? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 कि बता रहा है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया। नंबर 2 बता रहा है उसने टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और नंबर 3 क्लियर जी? ये है अदर मैटर। हाँ ये चीज में रखिएगा, एमसीओ मैटर जितने भी होंगे ना दुनिया में, उन सब का ड्राफ्ट करने का तरीकाकार यही है, 3 चीजें आएंगी। लेकिन अदर मैटर की ड्राफ्टिंग ये केस टू केस वेरी करते हैं। अगर मोर देन 1 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से अदर मैटर पैराग्राफ दे रहे हैं तो फिर उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, कुछ और आएगी उसके हर, यानी अदर मैटर पैराग्राफ केस टू केस ड्राफ्टिंग वेरी करते हैं। एमसीओ मैटर के स्टैंडर्ड रूल यही है, इन रूल्स के अंदर रहते हुए वो सिचुएशन को चेंज करता है। यानी एमसीओ मैटर के रूल्स अदर मैटर पे अप्लाई नहीं होंगे। ये है जी अदर मैटर। क्या सीखा हमने? डेफिनेशन सीखी अदर मैटर पैराग्राफ की, एग्जांपल सीखी, उनमें से सबसे अहम एग्जांपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एग्जांपल, उसकी ड्राफ्टिंग भी सीखी, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसकी। कुछ समझ आया? तो बताइए एक जुमले में बताइए एमसीओ मैटर और अदर मैटर में फर्क क्या है? हाँ, एमसीओ मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होता है और अदर मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होता। शाबाश, बेहतरीन। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मैटर्स डू नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन, ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है इस केस में भी ट्रू, लेकिन स्टैंडर्ड ने नहीं लिखी इसलिए मैंने भी अवॉइड किया। कंसेप्चुअली आप अपने में बना सकते हैं कि बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि अगर कोई मैटर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगा तो वो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, उधर मैटर में नहीं आएगा। ये इधर भी आ सकते हैं, यानी इस लाइन को अगर आप कहें ना सिमेट्री बनाने के लिए, जेन में आता है यार सिमेट्री बन जाएगी, इधर लिखना, लेकिन स्टैंडर्ड ने नहीं लिखा है। कंसेप्ट ट्रू, इस केस में भी ट्रू है, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसको नहीं लिखा इसलिए मैंने भी अवॉइड किया। आप भी अवॉइड करें। कंसेप्चुअली आप चाहे अपने जहन में बना लें कि ये कंसेप्ट इधर भी अप्लाई होता है, लेकिन लिखे ना। जो डेफिनेशंस होती है ना, हम उनको मुममी तौर पे चेंज नहीं करते। बाकी के कंसेप्ट सेम रहे, अल्फाज जितने मर्जी चेंज करें, लेकिन डेफिनेशंस को मुममी तौर पे चेंज करने को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन हम करेंगे एमसीओ मैटर के भी, अदर मैटर के भी, लेकिन अभी 1-2 कंसेप्ट मजीद हैं, जैसे गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट है, जैसे की ऑडिट मैटर है। इसके बाद हाँ, फॉर द टाइमिंग जो हमारे शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस होंगे या जो हमारे मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप एलएमएस के ऊपर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको इनकी जो प्रैक्टिस है वो रहे। लेकिन जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो कंप्लीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वो हम 1-2 मजीद टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद करेंगे। मॉडिफाइड ओपिनियन तक का हमने कर लिया। अब ये इसके बाद जो एमसीओ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इनकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।